हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सीईटी नीट पर। स्टूडेंट, हम लोग यूपीएमएस उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सैफई इटावा में सीपी नेट के नाम से एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, जिसके थ्रू नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के कोर्स आप लोग कर सकें। तो हम लोग आज से एक सीरीज़, क्योंकि स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर हिंदी में वीडियो बनाइए, तो मैं ये एक सीरीज़ चलाने जा रहा हूँ जो कि इंग्लिश की तो वीडियो बनेगी, लेकिन एक हिंदी की सीरीज़ भी चालू करेंगे जिसमें हिंदी के क्वेश्चन रहेंगे। तो आप लोग ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। एक सीरीज़ अब हिंदी की चलेगी। तो और इन्फॉर्मेशन आपको क्या है, डिस्क्रिप्शन चेक करना है आपको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, वहाँ पे लिंक दिया रहता है, वो वीडियो भी आप देखिए। हिंदी के भी रहते हैं, इंग्लिश के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं, तो लिंक आप ज़रूर देखा करिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और वहाँ पे मेरे व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप लोग कोई भी क्वेरी, आप उसमें कोई भी क्वेश्चन उसके थ्रू पूछ सकते हैं मुझसे। और सेकंड पे इन्फॉर्मेशन क्या है स्टूडेंट, आप लोग को सीपी नेट नर्सिंग एंड पैरा मेडिकल एग्ज़ाम के पहले मेरे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर करना है। तो आप लोग अपने फ्रेंड्स जो जो इस एग्ज़ाम के थ्रू कोर्स करना चाहते हैं उनको बताओ, सब्सक्राइब कराओ और अपने रिलेशन एंड व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर ज़रूर करो। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन फर्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है जो खून का थक्का जमने, हड्डी के उपापचय और खून में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने में भूमिका निभाता है। तो हम लोग ये क्वेश्चन कहाँ से पकड़ेंगे, ये क्वेश्चन खून को थक्का कौन नहीं जमने देता, इसमें विटामिन के इम्पॉर्टेंट होता है। तो वैसे तो फैट सॉल्युबल विटामिन जो वसा में घुलनशील होते हैं, वो एक ट्रिक है, KEDA, कीड़ा, ये भी विटामिन फैट में घुल जाते हैं, ये भी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। बट यहाँ खून से संबंधित बात कर रहा है तो विटामिन के, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। विटामिन के वसा में घुलनशील विटामिन के एक समूह को संदर्भित करता है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। और सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव शरीर का कौन सा अंग ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी से प्रभावित होता है। ऑस्टियोपोरोसिस ऐसी बीमारी जिसमें हड्डी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन हड्डियाँ, बी ऑप्शन फेफड़े, सी मस्तिष्क, डी ऑप्शन किडनी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हड्डियाँ। ऑस्टियोपोरोसिस जो बीमारी होती है ये हड्डियों से संबंधित होती है। ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी से हड्डियां प्रभावित हो जाती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें हड्डियों का घनत्व और गुणवत्ता कम हो जाती है। दुनिया भर में 50 साल से अधिक उम्र की 3 में से 1 महिला और 5 में से 1 पुरुष में ऑस्टियोपोरोसिस फ्रैक्चर का खतरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है जो फंक्शनल प्लाज्मा क्लॉटिंग फैक्टर कितना 8 की कमी के कारण होता है। जो वंशागत हो सकता है, ये सहज उत्तराधिकार से उत्पन्न हो सकता है। तो वो क्या है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर जो 8 नंबर पे होता है। यहाँ से हम क्वेश्चन पढ़ेंगे फैक्टर 8, इसमें क्या होता है, क्रोमोसोमल नंबर 8 होता है, तो वो हीमोफीलिया होता है, हीमोफीलिया ए। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सोमाटोट्रोपिन का दूसरा नाम क्या है। सोमाटोट्रोपिन क्या है, यह वृद्धि हार्मोन है। कौन, ग्रोथ हार्मोन को क्या कहते हैं, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सोमेटोट्रोपिक को वृद्धि हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है। यह एक पेप्टाइड हार्मोन है जो मानव और जानवरों में विकास, कोशिका प्रजनन और कोशिका पुनर्जनन की वृद्धि में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कह रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी पूछ रहा है, तो वो फीमर होती है, जांघ की हड्डी होती है जो पैर में होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। जांघ की हड्डी जो होती है वो क्या होती है, मैक्स बड़ी होती है। जांघ की हड्डी फीमर मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। यह शरीर का सबसे मजबूत हड्डी भी है। फीमर की संरचनात्मक रूप से एक लंबी हड्डी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो ये उसका डिफिनीशन है। क्वेश्चन नंबर 6, मानव त्वचा, बाल और आँखों को उनका रंग देने वाले रंजक पिगमेंट को क्या कहा जाता है।
तो जो रंग प्रोवाइड करते हैं उसको क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन थैलासाइनिन दिया गया है, बी ऑप्शन मेलेनिन दिया गया है, कोनिक्रोडोन दिया गया है और एलिजारिन दिया गया है। तो मेलेनिन जो होता है ये क्या करता है? मानव त्वचा स्किन को क्या करता है? कलर प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे, बेसिल कैलमेट ग्वेरिन वैक्सीन जिसे BCG वैक्सीन कहा जाता है, निम्न में से किस रोग की रोकथाम के लिए एक टीका है? जो BCG वैक्सीन होती है ये 6 रोग के लिए है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगी। BCG बेसिलर कैलमेट ग्वेरिन वैक्सीन जो वैक्सीन कहा जाता है 6 रोग की रोकने के लिए एक टीका है। 6 रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, जो प्रायः फेफड़ों को प्रभावित करते हैं। तपेदिक इलाज और रोकथाम योग्य है। वर्तमान सरकार टीबी उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय राजनीतिक योजना NSP के तहत वर्ष 2025 तक भारत से टीबी को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये क्या टीबी के लिए कौन सी BCG वैक्सीन तैयार की गई थी? 6 रोग जिसको हिंदी में कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी जल जनित बीमारी नहीं है? कौन जल जनित बीमारी नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन टाइफाइड जो जल जनित है, फूड एंड वाटर से होता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से। कंठमाला रोग, सी हेपेटाइटिस और डी हैजा। तो इसमें ऑप्शन नंबर कंठमाला रोग जो जल जनित रोगजनक सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं जो पानी में संचरित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो कि ये जल जनित रोग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करेंगे। दूषित पानी से कई तरह की डायरिया जैसी बीमारियां हो सकती हैं, जिसमें हैजा और गिनी कृमि रोग, टाइफाइड और डिसेंट्री जैसी अन्य गंभीर बीमारियां शामिल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में पुष्पहीन पौधों में से कौन सा पौधा शंकुफल और बीज का उत्पादन करता है जिसमें अंडाशय के भीतर बीज नहीं होते हैं? तो किसके अंदर अंडाशय के अंदर बीज नहीं होते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन जिम्नोस्पर्म नेकेड सीड होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। एंजियोस्पर्म तो सीड होते हैं ब्रायोफाइट में, और तो जिम्नोस्पर्म में सीडलेस जिम्नोस्पर्म एक पुष्पहीन पौधा है जिसमें पुष्प नहीं होता, जो शंकुफल और बीज का उत्पादन करता है जिसमें अंडाशय के भीतर बीज नहीं होते हैं। तो ये क्या है? ये जिम्नोस्पर्म होते हैं। घेंघा रोग निम्नलिखित में से सामान्यतः किस पोषक तत्व की कमी के कारण हो जाता है? तो घेंघा रोग जो होता है वो क्या आयोडीन की कमी से होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करेंगे। ये घेंघा रोग क्या आयोडीन पोषक तत्वों की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, रोडोप्सिन जिसे दृश्य बैंगनी भी कहा जाता है मानव शरीर के किस भाग में होता है? तो रोडोप्सिन जो होती है ये आँख में होती है, बाल में नहीं होती। हाथ, नाखून, आँख। तो ऑप्शन नंबर डी रोडोप्सिन आँख में होती है। रोडोप्सिन कशेरुकी रेटिना में रॉड फोटो रिसेप्टर कोशिका का दृश्य वर्धक है जिसमें एक अभिन्न झिल्ली प्रोटीन भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक शब्द का उपयोग किस में किया जाता है, के संदर्भ में किया जाता है? तो सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक जो होता है ब्लड प्रेशर रक्तचाप में यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखेंगे, आँखों की दृष्टि में समस्याओं का पता लगाना। बी रक्त प्लेटलेट्स की गिनती में। सी रक्तचाप को मापने में। या डी रक्त धमनियों का पता लगाने में। तो ब्लड प्रेशर को मापने में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक प्रेशर वो जो हार्ट के थ्रू होती है। द टर्म सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक आर यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ मीजरिंग ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर इज मीजर्ड, ये भी आप लोग याद कर लीजिए। ये भी देता है कि कभी कभी क्वेश्चन में 120/80 क्या होता है? mmHg। ये सिस्टोलिक होता है, डायसिस्टोलिक होता है। तो ये भी याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, जीव विज्ञान की वह शाखा है जो जीव की संरचना और उनके अंगों के अध्ययन से संबंधित है। तो उसको कहते हैं क्या? ऑप्शन नंबर बी एनाटॉमी। शरीर रचना की विज्ञान को क्या कहते हैं? एनाटॉमी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जीव विज्ञान की उसमें अध्ययन किया जाता है एनाटॉमी। शरीर रचना विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जो जीवों और उन अंगों की संरचना के अध्ययन से संबंधित है।
क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? जो डाइफाइडांट कहते हैं, डाइफाइडांट टीथ जो होती है वो 20 होती है। रिप्लेसेबल टीथ जो होती है दोबारा आती है वो कितनी नंबर टीथ होती है? 20 होती है। तो जो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या 20 होती है और परमानेंट टीथ जो होते हैं वो चेंजेबल नहीं होते हैं। 12 नंबर टीथ कितनी होती है? क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो रिप्लेसेबल टीथ नहीं होती हैं उनका संख्या कितना होता है? तो 12 नंबर टीथ होती हैं जो रिप्लेसेबल टीथ नहीं होती हैं। वर्गीकरण की कैरोलस लीनियस प्रणाली क्या है? कैरोलस लीनियस को क्या कहते हैं? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? प्राकृतिक, कृत्रिम, द्विविपद या जाति वृत्तीय? तो द्विविपद जो होता है ये कैरोलस लीनियस प्रणाली होती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। टैक्सोनॉमी इज द पार्ट ऑफ साइंस दैट फोकसेस ऑन नेमिंग एंड क्लासिफाइंग और ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म। ये स्वीडिश नेचुरलिस्ट नेम कैरोलस लीनियस इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ये भी क्वेश्चन पूछता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन थे? तो कैरोलस लीनियस थे। ये भी क्वेश्चन बनता है। काला बाजसर का रोगवाहक कौन है? काला आजार को डमडम फीवर कहते हैं और ये लेशमानियासिस तो एनाफिलिस से मच्छर से होता है नहीं। काला क्यूलेक्स से होती है मच्छर से नहीं। सीसी फ्लाई मक्खी से होती है नहीं। तो सिकता मक्खी से होती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही करेंगे। सिकता मक्खी से काला वाजसर का रोग हो जाता है। विसरल लेशमानियासिस आल्सो नोन एज काला आजार। ब्लैक फीवर इसी को कहते हैं। काला आजार को ब्लैक फीवर कहते हैं। डमडम फीवर कहते हैं। इज द मोस्ट सीवियस फॉर्म ऑफ लेशमानियासिस। लेशमानियासिस इज डिजीज caused by protozoans parasite of the Leishmaniasis genus. This disease is the second largest parasitic killer in the world after malaria. मलेरिया के बाद यही डिजीज आती है। दी इंसेक्ट वेक्टर आर स्पीसीज। सैंड फ्लाई को क्या कहते हैं? सिसिक्ता कहते हैं। सैंड फ्लाई ऑफ द जीनस फिलियोबुटमस इसी को कहते हैं। ओल्ड वर्ड है। एंड ल्यूटोजमाइया इन द न्यू वर्ड सैंड फ्लाई आर द फ्लाई मीजरिंग। तो यही सब बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के लिए एक माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है? तो कौन माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है? तो यहीं पे हम लोग समझ लेते हैं, माइक्रो याद कर लेते हैं और माइक्रो मतलब अधिक वाला। माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन कौन एलिमेंट होते हैं? तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो ये क्या होते हैं? ये सल्फर भी इसी में होता है। ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट है। इनको छोड़ के जितने भी हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। जैसे इस ऑप्शन में देख लीजिए, नाइट्रोजन दिया गया था, फास्फोरस दिया गया था, पोटेशियम दिया गया था। तो ये तो सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं। यही माइक्रो न्यूट्रिएंट क्लोरीन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मानव प्रजाति इको प्रणाली की किस श्रेणी में आती है? इको प्रणाली सर्वाहारी में आती है। तो मानव प्रजाति को क्या सर्वाहारी में आते हैं? ये मांस भी खाते हैं और क्या हार्बीवोर्स भी होते हैं। शाकाहारी के बारे में कई लोकप्रिय मिथक हैं जिसका वास्तव में कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। इन मिथकों में से एक यह है कि मनुष्य इंसान स्वाभाविक रूप से शाकाहारी है क्योंकि हमारे शरीर पौधे खाने वाले के समान है, अतः मनुष्य सर्वाहारी है, वह मांस या पौधे खाने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा क्षीर जो लेटेक्स का उदाहरण नहीं है? तो जो चाय होती है और लेटेक्स का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रबड़, बरगद, केला ये तीनों लेटेक्स के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन नंबर डी चाय। लेटेक्स ट्यूब द्वारा अलग क्रिस्टलाइट कोलाइड तरल पदार्थ लेटेक्स के रूप में जाना जाता है। लेटेक्स दो प्रकार के होते हैं, लेटेक्स कोशिकाएं और लेटेक्स वाहिकाएं। लेटेक्स के कुछ उदाहरण हैं, बरगद, कैफोटोपिस, ओलेंडर, लेटेक्स। क्वेश्चन नंबर 20, ट्यूबरक्लोसिस संक्रमण होता है ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम एबोनिन द्वारा या स्टेफाइलोकोकस द्वारा या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस द्वारा होता है। इसी को तपेदिक टीबी कहते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हीमोग्लोबिन, बी एल्ब्यूमिन, सी क्रिएटिन और डी एंजाइम दिया गया है। तो रेशेदार प्रोटीन जो होती है वो क्रिएटिन होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट लोकोक्ति किसने दी थी? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इन नेचुरल सिलेक्शन डार्विन ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट डार्विन सही हो जाएगा। यहाँ विलियम दिया गया, हैक्सले, लेमार्क, तो डार्विन ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, राइबोफ्लेविन क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, राइबोफ्लेविन किसको कहते हैं? तो ये भी आप जान लीजिए, राइबोफ्लेविन जो होती है वो विटामिन किसको कहते हैं? विटामिन बी टू को क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन। तो ये विटामिन है। राइबोफ्लेविन क्या है पूछ रहा क्वेश्चन, तो आंसर डी सही हो जाएगा, विटामिन। राइबोफ्लेविन विटामिन डी द वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। मोर रिलेटेड राइबोफ्लेविन के बारे में दिया गया है। कौन से पादप के लेटेक्स का वाणिज्यिक रूप से प्रयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रबड़ पादप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑप्शन शुक्राणु कोशिका, डिंब कोशिका, तंत्रिका कोशिका, डी ऑप्शन रक्त कोशिका। तो मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका होती है वो होती है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, शुक्राणु कोशिका मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका होती है। शुक्राणु कोशिका मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है? तो कोशिका का मस्तिष्क किसको कहते हैं? कोशिका अंग को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। सेल के मस्तिष्क को कहते हैं, कोशिका के मस्तिष्क को कहते हैं, केंद्रक को कहते हैं। न्यूक्लियस जो होता है सेल का वो क्या होता है? मस्तिष्क होता है। तो सीलिया, क्रोमैटिन, लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर डी केंद्रक सही हो जाएगा। कोशिका के केंद्रक को कोशिका के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है। केंद्रक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य डीएनए के रूप में कोशिका की आनुवंशिक जानकारी से संग्रहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रतिपादन किसने किया था? किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट ब्राउन, एलेक्स जेफरी, रिचर्ड अल्टमैन, कार्ल बेंडा। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या एलेक्स जेफरी ने क्या किया था? शुरुआत किया था, प्रतिपादन किया था। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आविष्कार 1984 में सर एलेक्स जेफरी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पोषक तत्व की कमी से रतौंधी होती है? रतौंधी जो होती है वो विटामिन ए की कमी से होती है। तो 29 क्वेश्चन का आंसर जो होती है विटामिन ए सही होगा। इसका जो आंसर लगाएंगे विटामिन डी आंसर लगाएंगे, विटामिन ए। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए एक वसा में घुलनशील विटामिन है, मतलब मीन्स फैट सॉल्युबल विटामिन है। मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो आसन, संतुलन और साम्य अवस्था के रख रखाव को नियंत्रित करता है? तो ब्रेनस्टेम है, डेंसफ्लोन है, परामस्तिष्क है या सेरिबेलम है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो आसन, संतुलन और साम्यावस्था को रखरखाव को नियंत्रित करता है? तो वो सेरिबेलम है। सेरिबेलम जो होता है ये वर्क करता है क्या? इक्विलिब्रियम, शरीर का इक्विलिब्रियम में रखने के लिए। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों के गठन के लिए क्या की आवश्यकता होती है? हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों के लिए आयरन की आवश्यकता होती है, Fe। तो ऑप्शन नंबर कौन? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग कंप्लीट वीडियो। सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।